भारत, इसकी कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि समंदर की भी है। एक कहानी जो करोड़ों साल पुरानी है, जब भारत असल में एक द्वीप था, और दूसरी जो बस 500 साल पहले की है। एक ऐसा समुद्री सफर जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये दोनों कहानियां आपस में कैसे जुड़ी हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर भारत का इतिहास इतना पुराना है, इतना समृद्ध है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि 1498 में कोई आकर कहे कि उसने भारत को खोज लिया है ना अजीब बात। बस इसी पहेली के अंदर हमारी आज की पूरी कहानी छिपी हुई है। चलिए, पहली कहानी के लिए वक्त में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, मतलब करोड़ों साल पीछे। एक ऐसे समय में जब आज का भारत जैसा हम जानते हैं वैसा था ही नहीं, और हमारी पृथ्वी का नक्शा तो बिल्कुल ही अलग था। जरा सोचकर देखिए, आज से करीब 22.5 करोड़ साल पहले की दुनिया। कोई 7 महाद्वीप नहीं थे, नहीं, बस एक ही बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था, एक सुपर कॉन्टिनेंट। वैज्ञानिकों ने, जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर, इसे नाम दिया पैंजिया। और हमारी कहानी की जड़ें, भारत की कहानी की जड़ें इसी पैंजिया में हैं। और फिर धरती के अंदर की ताकतों ने इस विशाल महाद्वीप को तोड़ना शुरू कर दिया। भारत का जो हिस्सा था वो तब गोंडवाना लैंड नाम के एक दक्षिणी भूभाग से जुड़ा हुआ था। वो उससे टूटकर अलग हो गया और एक द्वीप बन गया। और बस यहीं से शुरू हुई उसकी लाखों साल लंबी यात्रा, उत्तर की तरफ, एक ऐसी टक्कर की ओर जो होनी ही थी। और जब वो टक्कर हुई तो वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। सोचिए, 2 विशाल जमीन के टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं। इस जबरदस्त टक्कर ने पृथ्वी की सतह को ऐसे मोड़ दिया जैसे कोई कागज को मोड़ लेता है। और इसी टकराव से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का, हमारे हिमालय का। और मजे की बात यह है कि ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। जिन ताकतों ने हिमालय को बनाया था वो आज भी अपना काम कर रही हैं। मतलब भारतीय प्लेट आज भी एशियाई प्लेट में धंस रही है, उसे ऊपर धकेल रही है। और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो ये तो थी करोड़ों साल पुरानी भूवैज्ञानिक कहानी। अब चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा आते हैं 15वीं सदी में। अब हम ये देखेंगे कि भारत के इसी अनोखे भूगोल ने, मतलब इसी जमीन ने, वो कौन सी दौलत पैदा की जिसे पाने के लिए यूरोप के व्यापारी बेचैन थे। भारत की जमीन और यहाँ के मौसम ने उसे एक ऐसा खजाना दिया था जो दुनिया में कहीं और नहीं था। और वो खजाना था मसाले। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये नाम सुनने में आज आम लगते हैं, लेकिन उस जमाने में यूरोप में इनकी कीमत सोने चांदी के बराबर थी। ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे, बल्कि दवाइयाँ बनाने और खाने को खराब होने से बचाने के भी काम आते थे। और बस इसी वजह से भारत उस वक्त दुनिया के व्यापार का सेंटर पॉइंट बन गया था। लेकिन यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। भारत तक पहुंचने का जो जमीनी रास्ता था, जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, उस पर उनके प्रतिद्वंदी व्यापारियों का कब्जा था। मतलब वो उन्हें आसानी से व्यापार करने ही नहीं देते थे। तो सोचिए, जो कोई भी भारत तक एक नया सीधा समुद्री रास्ता खोज निकालता, वो इस पूरे मसाले के व्यापार पर राज कर सकता था और रातों रात अमीर बन सकता था। ये 15वीं सदी की सबसे बड़ी रेस थी। इस रेस में कई लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन एक पुर्तगाली नाविक था जिसने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। उसका नाम था वास्को डी गामा, और उसका ये सफर इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वास्को डी गामा का ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था, खतरों से भरा हुआ था। जुलाई 1497 में वो पुर्तगाल से निकले। सोचिए, तूफानी समंदर, अनजान रास्ते। उन्होंने अफ्रीका के सबसे खतरनाक दक्षिणी कोने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया, और कई अनजान तटों पर रुकते रुकते करीब करीब 1 साल बाद मई 1498 में उन्होंने भारत की जमीन पर कदम रखा। अब जरा इस सफर के स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। वास्को डी गामा जब निकले तो उनके साथ 4 जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा था, और इन 4 जहाज़ों पर सवार थे 170 लोग, नाविक, सैनिक। इनमें से बहुत से लोग ये जानते भी नहीं थे कि वो कभी अपने घर वापस लौट भी पाएंगे या नहीं, लेकिन वो एक अनजान सफर पर निकले थे, इतिहास बनाने के लिए। और पता है उन्होंने कुल कितनी दूरी तय की? करीब 38,600 किलोमीटर। ये लगभग पूरी धरती का एक चक्कर लगाने के बराबर है।
और वो भी लकड़ी के छोटे छोटे जहाजों पर, बिना आज की किसी टेक्नोलॉजी के। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक नामुमकिन सी लगने वाली उपलब्धि थी। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। वास्को डी गामा शायद अकेले ये कभी नहीं कर पाते। अफ्रीका के मालिंदी तट पर उनकी किस्मत ने साथ दिया। वहां उनकी मुलाकात हुई कांजी मालेम से। कांजी मालेम एक अनुभवी गुजराती नाविक थे जिन्हें हिंद महासागर के चप्पे चप्पे की खबर थी, और उन्हीं की मदद से वास्को डी गामा अपने सफर का आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर पाए। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। वास्को डी गामा का भारत पहुंचना, इससे क्या कहा जाए? क्या ये भारत की खोज थी या फिर सिर्फ एक नए रास्ते का मिलना? तो क्या वास्को डी गामा ने सच में भारत की खोज की थी? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मतलब आप उस जगह को कैसे खोज सकते हैं जो हजारों सालों से दुनिया की सबसे अमीर और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक रही हो? तो असल बात ये है, उन्होंने भारत की खोज नहीं की, उन्होंने यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और इस एक रास्ते ने दुनिया के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और ये रास्ता कितना फायदेमंद साबित हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतिहासकारों के मुताबिक वास्को डी गामा जो भी मसाले भारत से लेकर गए, उन्हें बेचकर उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के खर्चे से 4 गुना ज्यादा पैसा कमाया। सोचिए, सिर्फ एक सफर ने पुर्तगाल को मालामाल कर दिया। इस एक सफर ने मानो भारत के दरवाजे पूरे यूरोप के लिए खोल दिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उनके पीछे पीछे डच, फिर ब्रिटिश और फिर फ्रांसीसी। ये भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी, व्यापार की शुरुआत, लेकिन इसके साथ ही ये सैकड़ों सालों की गुलामी और उपनिवेशवाद की भी शुरुआत थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कैसे एक देश जिसे बनने में करोड़ों साल लगे, उसकी किस्मत एक अकेले समुद्री रास्ते की खोज ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी।